क्या ध्यान रखना है, जब भी वर्टिकल एक्सिस पर फोर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम का ग्राफ दिया जाए, यहां कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ गिवन हो और चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, तो सिर्फ क्या करना है कि इसका एरिया निकाल देना है। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन हो गया। क्या निकालना था? एरिया निकालना था। एरिया निकाल लोगे, क्योंकि ऐसा होता है एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा पी। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एफ टी ग्राफ हो, फिर से आ सकता है इस बार, तो एफ टी ग्राफ अगर दिया हो, उसका एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो एरिया, एक ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ट्रायंगल है, ट्रायंगल सबसे पहला है, उसमें परपेंडिकुलर 6 है, बेस 2 है, तो एरिया हो गया 6 इंटू 2/2, ये 6 आ गया एरिया। फिर नीचे जो एरिया है वो कितना होगा? -3 और 1, तो -3, तो 6 पहले आया था, -3 अभी आ गया, तो +3। फिर 4 से 8 के बीच में बेस कितना है? 2 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो 6 फिर से आ गया, तो 3 + 6, इसमें देखो 8 सेकंड तक निकालना है। 4 से 8, अच्छा 4 से 8 का बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो 12 हो गया। तो पहले कितना आया था? 6 ऊपर आया था कि नहीं? नहीं, हाँ पहले 6 ऊपर आया था, फिर नीचे कितना आया था? अरे नीचे -3 आया था, तो 3, और ये 4 से 8 के बीच में ये है, फिर 3 है, तो ये 12 ये हो गया। क्यों? तो कितना आ गया सर बताओ? वो सर -6 होगा जो नीचे वाला है। नीचे -6 होगा। अच्छा देखो, अब एरिया निकालना है इसमें, क्योंकि -3, 2 है बेस, अब -6, तो +6 और -6 कट गया, अब बचा रेक्टेंगल का, तो उसका 12 होगा, तो आंसर सी हो गया। एरिया निकाल दोगे, मुझे लग रहा है सबको क्लियर है ना। ये कंसेप्ट अगर आ यस गया सर। तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। यही ना गलत कर देना, क्वेश्चन आएगा फिर से। ये बैलून वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया था, उसके बाद 2013 का एक क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक्स विद, दिख रहा है सबको? 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure। और हमें बताना है कि connected by the string in the figure, और इसमें m, 2m और 3m, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2013 का एक बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। तीन मासेस तुम्हें दिख रहे हैं, एक मास है यहाँ पर, 2013 का क्वेश्चन है, और एक मास यहाँ पर है m मास, एक ब्लॉक है, फिर एक है 2m, फिर 3m, फिर इसके नीचे 2m मास का एक ब्लॉक है, और सबसे नीचे 3m मास का एक ब्लॉक है। 3 ब्लॉक्स, m, 2m और 3m। यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है? कुछ फोर्स लग रहा है, ये गिवन नहीं है शायद, और पूछा गया है कि फोर्स F लग रहा है और कांस्टेंट स्पीड है। ये फोर्स F लगाया जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पूछा गया है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना, तो किसी का भी नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स होता है किसी ब्लॉक पर लगने वाला कुल बल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो आंसर इज 0। तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बोलो कोई डाउट किसी को? अरे इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था, पढ़ करके लॉजिक समझना था और बता देना था। ये बात समझे कि नहीं बच्चे?
अरे आगे बढ़े, यस सर। सर किसी को डाउट? दिख रहा है विकास की नहीं? दिख रहा है? यस सर। तो अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 2013 का एक क्वेश्चन है जो मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन एक्सप्लोजन पर बेस्ड है। उसमें क्या है कि एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. The first part of the mass is 1 kg with moves with 12 meter per second. करा दिया था क्या? And the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then its mass is. तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाला 12 मीटर पर सेकेंड और 2 किलोग्राम वाला 8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन, एक लाइन में होगा, तुरंत होगा। 2013 का क्वेश्चन है ना। इसमें कोई भी एक बॉम्ब है जो रेस्ट में था इनिशियली, तो ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका टोटल मोमेंटम कितना था? पहले 0 था, तो टोटल मोमेंटम पहले 0 था। अब क्या होगा? एक्सप्लोजन के बाद इसका एक पार्ट मैंने मान लिया इधर चला गया, दूसरा पार्ट मैंने मान लिया इधर चला गया, तीसरा पार्ट किधर जाएगा ये मुझे बताना है। 1 किलोग्राम वाला 12 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा तो उसका मोमेंटम हो गया इतना, आई कैप। 2 किलोग्राम वाला 8 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा तो उसका मोमेंटम इधर हो गया। ये इसका मास मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्पीड पता है शायद। क्या यही क्वेश्चन है क्या? कि नहीं, ये नहीं क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन हुआ कि नहीं, यही तो है। हो गया। यस सर हो 2 गया। kg, तो बस मोमेंटम ऐड कर दो। इसका मोमेंटम कितना होगा? आई कैप, तो 12 इंटू 1 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस इसका मास मुझे नहीं पता, स्पीड तो पता है। और मैं कहता हूं कि तुम सीधा यही निकाल लो, mv इज इक्वल टू 0, ऐसा ही लिख दो बस। भाई इसकी वेलोसिटी नहीं पता ना, स्पीड ही तो पता है। तो स्पीड जो है वेलोसिटी का मॉड होता है, तो हमें वेलोसिटी नहीं पता है, स्पीड पता है। तो मैंने लिख दिया, मान लिया कि वेलोसिटी v है, तो ऐसा हो गया। अब बस इधर ले जाओ, तो mv क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा -12 y कैप प्लस 16 j कैप। तो अगर दोनों तरफ मॉड निकाल लूं मैं, तो 12 का स्क्वायर, इसमें 12 और 16 में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, तो पहले बाहर रख लो। फिर क्या बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या हो गया? m इंटू स्पीड, स्पीड है 4 बराबर 4 इंटू 25, ये 5 आ गया। 25 का अंडर रूट, तो 4 कट गया, तो मास आ गया 5 kg। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा, ऐसा ही जैसे क्वेश्चंस आते रहे वैसे फिर से आएंगे, तो गलत नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि जैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको जल्दी से कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल टू द पॉइंट सोचना है ना। और इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स के लिए कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे जिनके पास टाइम नहीं होगा, तो तुम्हें सही इलाज करना है, इसी बात की ट्रेनिंग है। तो आपको जल्दी से उस पेशेंट को सही दवा देनी है, उसकी ट्रेनिंग ये चल रही है। 2013 में फिर से एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था कि द अपर हाफ एंड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. The coefficient of friction between the block and the lower half is given by. अच्छा वही निकालना है coefficient friction। अच्छा अपर हाफ क्या है इसमें? इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि द अपर हाफ इज स्मूथ। एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं,
एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, और ये इंक्लाइंड प्लेन में जैसे मान लो थीटा है, तो इसका आधा जो ऊपर वाला स्मूथ है और आधा जो है नीचे वो रफ है। और मान लो यहाँ से कोई ब्लॉक छोड़ा गया, ये ब्लॉक यहाँ से स्लिप करना शुरू करा, और ये कह रहे हैं कि यहाँ भी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये म्यू कितना होगा, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल प्लस ग्रेविटेशनल, इन सबका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है कि नहीं। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, इतनी ही दूर में तो फ्रिक्शन ने वर्क किया। अरे फ्रिक्शन ने इतनी ही दूर तो वर्क किया। मान लो ये एल है, एल इतना पार्ट, और ये भी एल है, तो फ्रिक्शन कितना लगा, इस जब ब्लॉक यहाँ पर कहीं रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा, उसमें फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन, एन मतलब mg cos थीटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन ने, अच्छा डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शन पीछे है, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो वर्क नेगेटिव होगा, तो माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन का वर्क हो गया। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल का मतलब नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क 0 हो गया। ग्रेविटेशनल कितना नीचे गिरा है, नीचे कितना गिरा है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, तो नीचे गिरा तो एम जी इंटू कितना नीचे गिरा 2l साइन थीटा। बस क्वेश्चन हो गया, डेल्टा के 0 है, तो इसमें एम जी तो कट गया, एल भी कट गया, और यहाँ से क्या आ गया देखो, यहाँ से म्यू दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख तो रहा है शायद। तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो इसमें देखो म्यू आ गया 2 टैन थीटा। चेक करो, डाउट बताओ बच्चों, पूछो डाउट पूछो, एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दो लाइंस में होंगे, लेकिन एक दो लाइंस में क्वेश्चंस को करने के लिए इस लेवल तक आने में काफी टाइम लग जाता है और बड़ी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। एक्सपर्टाइज बोले तो कि मतलब ये है कि तुम्हें जो है कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा अगर कोई इसमें न्यूटन्स लॉ और काइनेटिक्स में चला गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे ये बात समझा, समझ गए बच्चे, विकास, अनन्या, उपल, ये बात समझे कि नहीं। Yes, sir. यस सर। देखो ये एक लाइन में हो गया ना, ये इसमें एक काम तुम लोग गड़बड़ कर सकते थे, क्यों विकास, ऐसे किया था क्वेश्चन ये, यस सर। ऐसा ही, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही किया तो बहुत बढ़िया है। अगर तुम काइनेमेटिक्स में आ जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर यहाँ से तुम यहाँ लगाओगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर उसके बाद बहुत कहानी करोगे, बहुत मुश्किल काम। ये तरीका सीख लेना है, कई जगह ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। आवाज आ रही है अच्छी, ये बात समझे यशी कि नहीं, यशी। आगे समझ। इसमें देखो 2 tan थीटा कहीं आंसर है तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 2013 कर्नाटका नीट, कर्नाटका नीट, कर्नाटका में भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, उसको उसका भी नाम नीट है शायद। A car is moving, a car is moving on in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. आगे, a bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length, the angle made by the wire with the vertical. हमेशा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चंस में जो एंगल पूछा जाता है वो tan थीटा बराबर a by g होता है, tan थीटा बराबर
ए बाई जी, ए है वी स्क्वायर बाई आर, ए मैं निकाल रहा हूँ, वी है, स्पीड है 10, 10 का स्क्वायर बाई रेडियस, तो रेडियस भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बाई 10 इज 10, तो ए आ गया 10, ए आ गया 10, और जी कितना दिया गया है, और जी भी मान लो 10 है ना, तो tan थीटा आ गया 1, तो 45 डिग्री हो गया, तो पाई बाई 4 आंसर आ गया। करके दिखाऊं क्या? तो वैसे ओरली हो गया, मुंह जबानी हो गया। अरे करके दिखाऊं? नहीं, नहीं समझे? जब भी कोई सर्कुलर टर्न पर होगा, तो जो थ्रेड है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी ना ऐसे, तो थ्रेड जो है ऐसे हो जाएगी, ये वर्टिकल लाइन है, तो थोड़ी वर्टिकल लाइन से अगर कोई चीज लेकर के घुमा जाए, तो ये थ्रेड इधर कहीं आ जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये टेंशन टी है मान लो, तो ये पूछा गया है थीटा मान लो, तो ये टेंशन का ये भी एंगल होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा इसको सर्कल में घुमा रहा है, तो टी साइन थीटा हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल सेंटर की तरफ, एम बी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा हो गया एम जी, डिवाइड कर दो, tan थीटा आ गया, वही निकालना था, बी स्क्वायर बाई आर जी। एंगल ऑफ बैंकिंग भी यही होता है। बोलो भाई बच्चे, बोलो, कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चंस। तो 2013 के ये क्वेश्चंस आए थे, 1 मिनट से कोई भी ज्यादा क्वेश्चन का ऐसा नहीं है जिसमें 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कब? जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अप्रोच क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन में, बहुत सारे रिजल्ट तुम्हें याद ही होने चाहिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है कि याद ही कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखते हैं 2012। अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, mass of person and rifle together is 100 kilogram, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are. फाइनल वेलोसिटी तो चेंज मोमेंटम से निकल आएगा, तो इन 5 seconds fires 10 shots horizontally 10 ग्राम। तो उसमें देखो, पहले राइफल जो है ना, पहले राइफल और मैन दोनों मिलाकर रेस्ट में थे, तो अगर हम यहाँ पर पहले क्या था, वो ये है 2012 का है ना, तो राइफल राइफल प्लस मैन को अगर सिस्टम मान लिया जाए, दिस इज एज्यूम्ड एज अ सिस्टम, अगर इसको सिस्टम मान लिया जाए तो पहले तो उनका मोमेंटम 0 था, और बाद में क्या होगा कि भाई जो एम मास की बुलेट्स हैं वो वी वेलोसिटी से निकली हैं, और जितनी बुलेट्स निकली हैं मोमेंटम यही तो हो गया, एक बुलेट का मास एम है और इतनी स्पीड से निकल रही है, तो एक बुलेट का मोमेंटम हो गया एम बी, और एन बुलेट्स हैं मान लो, तो एन बुलेट्स निकली प्लस जो मास मैन का है इंटू वी कैपिटल वी बराबर 0 कर दो, तो मैन की वेलोसिटी कितनी आ गई, ये आ गया माइनस जितनी बुलेट्स निकली है इनटू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाई मास ऑफ द मैन। बताते जाओ कितनी बुलेट्स निकली हैं, 5 क्या, और मास ऑफ बुलेट कितना 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, वेलोसिटी 800 है क्या, और मास कितना है मैन का,
सही लिखा है मैंने? सर, देखो डेटा, बुलेट्स 10 है। बुलेट्स 10 है और हर एक का मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। और स्पीड कितनी है बुलेट्स की? 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 800। पर और सेकंड। मास के मैन का मास कितना है? सर राइफल और पर्सन का दोनों मास गिवन है 100 kg। हाँ 100 मान लो। अब राइफल प्लस मैन का भी, मैं बुलेट को छोड़ रहा हूँ, तो राइफल और मैन का मास कैपिटल एम है, दोनों तो पीछे जाएंगे, तो भाई राइफल के साथ ही तो जाएगा, तो ये 0 कट गया, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 8.8 आ गया क्या? ये 0.8 आ जाएगा, -0.8 मीटर पर सेकेंड। है ऐसा ऑप्शन कोई? यस सर। फोर्स निकालना हो तो फोर्स ऑन राइफल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट्स, रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा? राइफल और बुलेट को सिस्टम अगर मान ले, तो राइफल और मैन को, तो मास कितना है? 100, तो 100 किलो मास है। और उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया? बाद में मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई 0.8, पहले कुछ था ही नहीं। और कितना टाइम लगा? कितने सेकेंड्स में वो फायर कर रहा है? 5। तो 5, ये इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अरे मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, ये ऊपर लिखा है डेल्टा पी, और नीचे लिखा है डेल्टा टी। नहीं समझे? तो 100 इंटू 8, 800, ये 20 अट्ठे 160 न्यूटन। क्या कितना आ रहा है जी? 16। अरे है, देखो चेक करो ऑप्शन। 8 न्यूटन दे रहा है। 8 8 न्यूटन। न्यूटन। ये और वेलोसिटी सही दे रहा है। यस सर। वेलोसिटी है तो मोमेंटम में चेंज बाय टाइम, ये तो फोर्स निकालना है। क्या है ये? वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0.8 लिखा हुआ है। एनएमवी नहीं करेंगे? नहीं, एनएमबी ही तो किया है शायद, वो तो बराबर है ना, जैसे एमबी मैंने किया है, तो एनएमबी ही तो है। नहीं समझे प्रखर? जैसे m इंटू वी तो लिखा है ये। हाँ तो टाइम से क्यों डिवाइड कर दिया? अरे तो मास इंटू वेलोसिटी फोर्स कैसे आ जाएगा? टाइम यूनिट वाइज देखो। यस सर, यस सर, यस सर। तो कैलकुलेशन में कैसे, और भी देख लूं एक बार में। 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass 10 gram. The measure velocity of this, the final and the average force exerted on the person. Average force is total change in momentum by total time taken. तो 10 सेकंड, 5 सेकंड से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? एवरेज ऑन द पर्सन। और राइफल का मास कितना है? The final velocity acquired by the person, the average force exerted on the person. पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन का मास कितना है? अलग नहीं दिया है ना, दोनों को मिलाकर 100 kg है, यही आएगा। गलत है कुछ, सही कर लो उसको। अरे ये ठीक है, नहीं समझे? अरे ये सही तो है लग रहा है कैलकुलेशन। बोलो, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। चाहो 16 न्यूटन आएगा। अब मैन का मास तो हमें अलग से दिया नहीं है, या तो हम मान लें कि 50 किलो का आदमी और 50 किलो की राइफल है, तो आधा हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? लेकिन ऐसे नहीं मान सकते, यही है। अरे सही कर लो इसको, ये एरर होगा कुछ आगे। A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height of
height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो मोमेंटम हमें पता करना है कि मोमेंटम द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय. अच्छा, पहले कितना मोमेंटम था? तो जैसे ये कब का है क्वेश्चन? 2012 का ही होगा, है ना? 2012 का है मेंस. तो 2012 तो उसमें क्या है कि भाई बुलेट जब गिरती है साइड से तो उसकी स्पीड हो जाती है √2 GH. तो √2 GH ये स्पीड h1 हाइट से जब गिरा था और m मास था तो मोमेंटम इतना हुआ. और अब बाद में कितना मोमेंटम होगा? √2 GH2 कितना है बोलो? अगर ये h है तो ये 2h है क्या? सही मैं लिख रहा हूं? बाद वाली हाइट पहले हाइट का डबल है क्या? डबल नहीं है. 100% हाइट बढ़ गई तो पहले h थी तो बाद की 2h हो गई. क्यों? तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है. तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होता है बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई पहले वाली वैल्यू इंटू 100. अरे बोलो भाई. तो P2 बाई P1 -1 इंटू 100. P2 बाई P1 mm कट गया, 2GH कट गया, कुछ बचा कि नहीं? √2 बचा शायद. √2 ही तो बचा. तो √2 -1 इंटू 100. √2 -1 1.414 तो लगभग 41%. क्या? यस सर. किसी को डाउट? सीखते जाओ फटाफट कैसे करना है. बहुत रैशनल तरीके से सोचना है. रैशनल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ अरे समझ गए बात सबको? सब बच्चे बोलते नहीं तुम लोग. A person of mass 60 kg is inside a lift. Is inside a lift of mass 940 kg and presses the button. And presses the button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1. The tension in the supporting cable. तो T minus mg बराबर ma. तो T बराबर m g plus ma. m कॉमन g plus a. m मास टोटल कितना है? 60 plus 940. 1000 g plus a into 11. 1000 into 11 is 11,000. C is the right option. अरे बोलो. T ऊपर टेंशन नीचे mg. ऊपर जा रही लिफ्ट तो T माइनस mg बराबर ma. तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma. m कॉमन g प्लस a. m दिया है, g प्लस a जोड़ गुणा कर दो, आंसर आ गया. क्यों? A body of mass m hits normally. A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse is 2 mv. mv से गया और माइनस mv से आ गया तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? mv माइनस mv 2 mv. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2011 का क्वेश्चन फिर देखो. अरे ये हो गया ना सारा. A conveyor belt is moving at a constant speed. A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on it. The coefficient of friction between them is mu is equal to 0.5. Mu is equal to 0.5. The distance that the box will move relative to the belt before coming to. ये अच्छा क्वेश्चन है. आवाज आ रही है? गोपाल, मानसी, अनन्या, Yes, sir. प्रज्ञा. Yes. प्रज्ञा दो दिख रही है. दोनों प्रज्ञा है. दो प्रज्ञा ही है. 3 प्रज्ञा थी क्या? 2 ही थी. और प्रखर, शिब्बू, विकास.
तो ये क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? किसी कोई ट्रक मान लो मूव कर रहा है, ऐसा कोई भी कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, एक बॉक्स को ऊपर रख दिया जाए, कन्वेयर बेल्ट एक मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मौजवानी हो जाएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये वैसे ही समझो तो वैसे हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड से बेल्ट जा रही थी, उसके ऊपर मान लो मैंने कोई ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक का सरफेस पहले रेस्ट में था और जो कन्वेयर बेल्ट है वो मूव कर रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो स्लिप करना शुरू करेगा ना भाई, ब्लॉक का जो सरफेस है वो नहीं चल रहा था और कन्वेयर बेल्ट चल रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, जो कन्वेयर 2 मीटर पर सेकेंड। और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, बाद में धीरे धीरे वो ब्लॉक उस पर स्लाइड करते करते स्लाइड करते करते स्लाइड करते करते उसके रेस्पेक्ट में रुक जाएगा, मतलब उस पर स्लिप करना खत्म हो जाएगा, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी 2, और बाद में कितनी रिलेटिव हो गई 0, है ना, बाद में कितने रिलेटिव हो गए 0। तो अगर हो गया ये, तो बस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो बाद में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। तो बाप पहले 2 थी तो 4 बराबर 2as, तो 2 बराबर as, a कितना होगा म्यू जी कितना है 0.55, 2 बराबर 5s, तो 2/5 कितना आया 2/5 0.4 मीटर। अरे ये जान पाए कि मैं लिखूं, Yes, sir. नहीं जान पाए? जान गए। Yes, sir. ऐसे ही करना है, जैसे बहुत पेन का यूज नहीं करना है जैसे क्वेश्चंस में। देखो अब लिखेंगे, बस टाइम ज्यादा लगेगा। 2011 में है क्या ये क्वेश्चन? क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट पहले मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया पहले, तो ब्लॉक जब रखा जाएगा तो इस ब्लॉक के पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है और बेल्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक कन्वेयर बेल्ट कितना हो गया, कन्वेयर बेल्ट ये कितना हो गया 2, अरे 2 है ना, -2 कह लो, नहीं 2, बेल्ट ब्लॉक -2 पीछे जा रहा था ना, और बाद में जब दोनों एक साथ चलने लगे तो ये कितना हो गया 0, और एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, इसको आगे ये जो बेल्ट है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे कि मेरे साथ चलो, तो ये आगे एक्सेलरेशन इसका आगे है ना भाई, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन का फोर्स आगे लगेगा ना, क्योंकि ये अगर आगे नहीं लगता तो इसके साथ कैसे चल पाता भाई, कन्वेयर बेल्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज चल रहे हैं और इसके मॉलिक्यूल स्लो चल रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया है कि दो मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ चलें, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल चाहेगा ऊपर वाला मॉलिक्यूल को अपने साथ ले चलना, तो आगे ले जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा म्यू जी, म्यू कितना है 0.5, जी को मान लो 10 है, तो 5 मीटर पर सेकंड ये आ गया। v पता, u पता, a पता, s निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, a कांस्टेंट है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v रिलेटिव 0, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, है ना, प्लस 2as, और उसके बाद आ जाएगा ये। तो अरे 5, ये 5 ठीक है सर, 2a 10, तो s बराबर 0.4 माइनस 0.4 है कि नहीं, बोलो। अरे बात समझे कि नहीं भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये भी, बोलो, हो गया, Yes, sir. कोई डाउट, कोई डाउट किसी को?
21। तो 21 क्या, तुम्हें क्या पता 21 एक क्वेश्चन है, जैसे जहां से आया है वो 21 है, कोई भी 2010 का एक क्वेश्चन, 2010 का एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक कार्ड दिख रही है और कार्ड के सामने एक ब्लॉक कनेक्टेड है। एक कार्ड है सर, ये बहुत प्रचलित, बहुत फैमिलियर क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कैसे किया जाएगा। ये कार्ड है और इसके सामने एक ब्लॉक यहाँ कनेक्ट, यहाँ पर अटैच्ड है। ये चाह रहे होंगे कि भाई इसका कार्ड का एक्सेलरेशन ए है, तो ये चाह रहे हैं कि म्यू है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो ताकि ये ना गिरे, यही तो है। इस कार्ड को मैं कितना एक्सेलेट करूं कि ये ना गिरे। ना गिरे मतलब इसको कोई रोक रहा है, ना गिरे का मतलब इसके वेट को कोई बैलेंस करे। कौन बैलेंस करे? स्टैटिक फ्रिक्शन, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वही बैलेंस करेगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। क्वेश्चन हो गया। एफ एस बैलेंस कर रहा है एम जी को। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम ए। इसका मास अगर एम मान लिया तो एम ए। अब एक कंडीशन होती है कि एफ एस जो होता है वो हमेशा कम होता है एफ एस मैक्स से, तो mg कम होना चाहिए, एफ एस मैक्स होता म्यू n, तो m कैंसल्स आउट, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू इज योर आंसर। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. The mass of a lift is 2000 kg. When the tension in the supporting cable is 28,000, then its acceleration is, टेंशन कितना है? 28,000। वेट कितना है? 20,000। कौन जीता? 28,000 ऊपर और 20,000 नीचे, तो 8,000 हो गया कुल फोर्स। नेट फोर्स इज 8,000, तो नेट फोर्स इज 8,000, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो 8,000 इज इक्वल टू 2,000 इंटू ए इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स, इज योर आंसर। लिख दूं कि समझ गए? अरे एक टेबल में एक एक लिफ्ट की जो केबल है उसमें टेंशन है 28,000 और केबल का वेट है 20,000, तो लिफ्ट के ऊपर ऊपर कितना फोर्स हुआ? 28,000, और नीचे कितना फोर्स हुआ? 20,000। कौन जीता? ऊपर वाला फोर्स कितने से जीता? 8,000 से, तो नेट फोर्स 8,000 आ गया, तो 8,000 इज इक्वल टू कितना? इसका जो मास है इंटू ए, 2,000 इंटू ए। बोलो, डाउट बोलो, अरे डाउट बोलो, ठीक है। अ बॉडी, 2009 का क्वेश्चन है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F is equal to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap acquires an acceleration of 1. The mass of this body, acceleration given है, F given है और mass given है, हाँ? नहीं, मास पूछा गया, एक्सेलरेशन गिवन है, तो F बराबर है में क्वेश्चन हो गया। 2009 का क्वेश्चन है, फोर्स दिया है, मास निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है, तो सही तो है। तो F का मॉड, मॉड दिया इज इक्वल टू मास इंटू ए का मॉड, तो मॉड मॉडुलस निकालना है तो किसी वेक्टर का मॉड निकालते हैं, तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 प्लस 100 200, 200 का अंडर रूट 10 रूट 2 -8 इज इक्वल टू मास कितना है निकालना है इंटू 1, तो आंसर इज 10 रूट 2। बस, नहीं समझे? फोर्स का मॉड क्या होगा भाई? फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स लिखा हुआ 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 10 K कैप, लेकिन हमें तो ए का मॉड पता है ना, इसलिए मैं मॉड लगा दिया दोनों साइड में इसमें, क्योंकि ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ए वेक्टर फॉर्म में नहीं पता है, स्केलर तो पता है, तो ए का मॉड पता है, तो इधर भी मैंने मॉड ले लिया, बस क्वेश्चन हो गया। इसका मॉड निकालना हो तो भाई गलत नहीं होना चाहिए, अंडर रूट
आई कैप के सामने उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के सामने उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर 200 आ गया। 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 20 सेकंड्स ओनली। A roller coaster is designed such that riders experience weightlessness as they go round go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between. Speed of the car at the top of the hill is between. तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पर वेटलेसनेस है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर ही तो वेटलेसनेस होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो रोलर कोस्टर है उसका हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसमें बैठा हुआ पर्सन है वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर 20 स्पीड से जा रहा होगा कुछ, तो यहाँ बी होगा कुछ, तो यहाँ पर क्या है कि mg है और ये कह रहे हैं कि वेटलेसनेस हो गया है, तो वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ये 0 हो चुका है, तो नीचे सेंटर होगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना हुआ mg, तो सेंटर की तरफ mg है बराबर mv²/r। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो हम लोगों की स्पीड पता चल गई √rg। तो रेडियस कितना है 20 मीटर और उसको 10 मान लें हम लोग। √rg, तो √rg कितना आएगा 20 × g 200। तो 200 का रूट किसके बीच में लाई करेगा 10√2 ना, तो 14 लगभग आएगा। 9.8 ले लीजिए। अच्छा 9.8 लिख लो तो सही हो जाएगा, तो 9.196 हो जाएगा, तो ये तो 14 आ जाएगा सीधा। तो 14 ये क्या लिख रहे हैं, तो कौन सा आंसर होगा हाँ? 10 रखने पे 14.1 10 आ रखने रहा पर आएगा यार, ये 14.1 आएगा। अजीब सा प्रश्न बनाया इन्होंने, वो तो 14. एग्जैक्ट एक वैल्यू आ जाएगी ना, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी है ना। उससे ज्यादा कर ले तो ठीक है, जैसे n की वैल्यू, जैसे हमें n जो है वेटलेसनेस के लिए जरूरी क्या है कि ये गिर जाए, तो 14 से कम होना चाहिए। ये बी ऑप्शन होगा क्या 13 और 14 के बीच में, तो 14 और 15 के बीच में दे रहा है। चेक कर लो एक बार। तो 10 रखने पे 14.1 आ रहा है। तो यही है 14 आएगा, 10 रखा होगा ना तो 14.1 आया होगा, तो इसलिए इन्होंने 14-15 के बीच में कर दिया। वो तो बंधा होता है ना चेयर से जो भी पर्सन होगा, √rg हो गया इसमें। ये 10 लिखकर प्रखर, इसमें 10 अजीब टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कुछ किया होगा उन्होंने। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी कि भाई 14 पर वो वेटलेसनेस करेगा, 14 से कम होगा ना, 14 से कम होगा अगर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उस समय वेटलेसनेस तब भी हो जाएगा, तब तो या तब भी 14 से कम में भी चल जाएगा, क्योंकि 14 से कम में तो गिर जाएगा ना, यहाँ से तो गिर जाएगा तब भी तो वेटलेसनेस होगा। गिर जाएगा तब भी तो वेटलेसनेस होगा, लेकिन वो सब इतना नहीं सोचना है तुम्हें। जी को 10 रख दो तो 14.1 आएगा, तो 14.1 14 और 15 के बीच में पाया जाएगा। नाउ 2008 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3 forces acting on a body are shown in the figure. एक है क्या, देखो एक फिगर बना हुआ है, बना देता हूँ, रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है शायद।
तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन, कितने एंगल पर, 60 डिग्री। यहाँ पर एक 30 डिग्री पर फोर्स लग रहा है, 30 डिग्री पर, कितना फोर्स, 4 न्यूटन, 30 डिग्री पर है। और एक 2 न्यूटन इसके सीध में ही लग रहा है, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इसके अपोजिट है। तो बताया है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली इन द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। ये करें कि ऐसा कुछ करा जाए कि जैसे रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ वाई की तरफ हो, मतलब एक्स की तरफ नेट जीरो हो जाए। ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो कुल फोर्स हो सिर्फ वाई की तरफ हो, इसका तो एक्स की तरफ ना हो, तो एक्स की तरफ कुल फोर्स जीरो चाहिए। तो एक्स की तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 1 cos 60, 1/2। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 60 होगा। तो इधर की तरफ 2 cos 60, 2 इंटू 1/2, 1, इसका 4, तो 4 cos 30, 4 cos 30 और 4 sin 30, 4 sin 30 is 2। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, 2, राइट में कितना फोर्स है, 1.5, 1.5। तो अगर इधर की तरफ फोर्स है 2 न्यूटन और इधर की तरफ फोर्स है 1.5 न्यूटन, तो अगर हम चाहते हैं कि जीरो हो तो इधर की तरफ हमें 0.5 न्यूटन का फोर्स और लगाना होगा ना, राइट साइड में। तो कितना आंसर आ गया, 0.5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहीं लिखा है? अरे बोलो भाई बच्चे, ठीक है कि नहीं? सर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, 2008 का क्वेश्चन है, 2008। तो 8 का क्वेश्चन क्या है कि अ कन्वेयर sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second. तो बेल्ट तो हॉरिजॉन्टल जा रही होगी और सैंड तो नीचे गिर रही है, इस पर सैंड नीचे गिर रही है, तो गिर करके चिपक जाए, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है, तो मैंने मान लिया कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो जब बेल्ट पर गिरते हैं तो चिपक जाते हैं। तो ये बताओ मुझे, कौन बताएगा कि गिरने के पहले, इस बेल्ट पर गिरने के पहले सैंड के पार्टिकल्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, 0। अरे गिरने के नीचे तो गिर रहा था सैंड, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी पहले, 0। और बाद में कितनी वेलोसिटी से चलने लगा सैंड के पार्टिकल्स, जो बेल्ट की वेलोसिटी है v। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स इनिशियल इज 0, है ना। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स फाइनल, जो सैंड बेल्ट के साथ चलने लगा तो बेल्ट की वेलोसिटी v, है ना। तो इसका मतलब गिरने के पहले 0 थी, गिरने के बाद v हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, आगे तो ये बताओ कि व्हाट इज यू रिलेटिव, वी रिलेटिव कितना था सैंड पार्टिकल्स के। रिलेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये बात हो रही है, बोलो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, -v। तो -v, ये v रिलेटिव है। और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, जल्दी बोलो, v रिलेटिव इंटू dm/dt। तो
इसका मॉड निकालना है तो v इंटू डी एम बाई डी टी। एक सेकंड में कितना कितना रेट है गिरने का, रेत का रेट क्या है, m kg पर सेकंड। ये आंसर आ गया। डॉट बोलो। हेलो, डाउट बताओ, तभी तो No. मैं बताऊंगा। मुझे तो पता ही है भाई, अब मैं क्या बताऊं जिसे। पूछो। सही नहीं है क्या? प्रखर ने स्टार लगाया हुआ है इस पर, इस क्वेश्चन। अरे ये समझ में आ गया तुम लोग को? चलो, हमें क्या दिक्कत है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। है 2007, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity f. If mu is the coefficient of sliding friction between B and surface, block B will come to rest after a time. इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी v। अच्छा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो जो किसी ब्लॉक को धक्का दिया गया है, जैसे ये मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रख दिया जाए और इस ब्लॉक को धकेल दिया जाए इधर की तरफ, तो मान लो v वेलोसिटी धकेला गया तो कहीं जाकर रुक जाएगा ना ऐसा। तो कहीं जाकर जब रुक जाएगा ये, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो जब हो जाएगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, किसी बॉडी पर सारे फोर्सेस का जो वर्क होता है वो डेल्टा के इक्वल होता है। इसके ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो नॉर्मल का वर्क प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क प्लस फ्रिक्शन का वर्क इज इक्वल डेल्टा के। तो डेल्टा के में बाद में तो रुक गया, और पहले कितना जो भी वेलोसिटी गिवन है वो ऐसा रख देंगे यहाँ। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो उसका वर्क जीरो हो गया। फ्रिक्शन का वर्क होता है फोर्स, तो फोर्स है कितना, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन है एम जी, तो माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसका वर्क होगा माइनस म्यू एम जी इंटू एस इज इक्वल टू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। ये कट गया, एम से एम कट गया, तो v आ गया √2 gs, √2 म्यू जी एस। क्या निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना था भाई? अच्छा, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेंगे और क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो v बराबर u प्लस एटी कर दो, तो और आसान है। तो v जीरो हो गया, u कितना था v, a है म्यू जी इंटू टी, ए कैसा, तो और आसान है, v बाई म्यू जी। फोर्स कितना लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एन, पीछे है तो माइनस म्यू एन होता है एम जी। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फ्रिक्शन बाई मास करोगे तो माइनस म्यू जी आ जाएगा ना। डाउट बताओ, और कोई क्वेश्चन पूछ लो, इसमें तो हो गया है बहुत सारा। तो उसके बाद एक और है, वो एक बार डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, एक बार 2000 कौन सा है? 2006, जस्ट उसके बाद है। अच्छा, a 0.5 kg ball moving with a speed, 2006 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। A 0.5 kg ball is moving with a speed of 12 meter per second, strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. If the ball is in contact, the average force नहीं आ रहा है क्या?
पिछली क्लास में कराया तो था कि अगर कोई किसी एंगल पर हिट करता है उसको मोमेंटम में चेंज आता है 2mv cos थीटा, और टाइम कितना लगा t, तो डिवाइड कर दो तो फोर्स आ जाएगा एवरेज। नहीं समझे बात? आ गया। अब रखते जाओ। 2 है, 2 मास कितना है, मास है 0.5 तो 1/2, स्पीड कितना है 12, कॉस थीटा क्या लिखोगे, थीटा कितना है 60 डिग्री। ये जो थीटा होता है नॉर्मल से होता है, क्वेश्चन में जो थीटा दिया गया वो वॉल से दिया है ना, तो दीवार से दिया है। जैसे कोई बॉल अगर ऐसे आई ऐसे यहाँ टकराने, तो बॉल अगर ऐसे आई तो ये एंगल दिया है, यही इसमें थोड़ा सा समझना है। ये एंगल, ये फार्मूला इस एंगल के लिए है, और क्वेश्चन में वॉल से एंगल गिवन है, तो वॉल से एंगल 30 है, तो अपना फार्मूले में 60 हो जाएगा, तो cos 60 1/2। टाइम कितना लगा टक्कर में 0.25, 1/4, तो फोर्स आ गया, तो 1/2 1/2 1/4 से कट गया, तो 24 न्यूटन आ गया। और बोलो। सर अभी आपने क्या बोला सर, वॉल से क्या? ये जो फार्मूला हम लिखते हैं इसमें ये नॉर्मल और उसकी वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है, इस फार्मूले में जो थीटा है। यस सर। और क्वेश्चन में जो एंगल 30 दिया है वो वॉल और बॉल की वेलोसिटी के बीच में गिवन है ना, ये गिवन है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। दिख रहा है ना, ये तो ये गिवन है और हमें ये चाहिए, ये 30 है तो 60 हो गया। ध्यान से पढ़ना कि वो थीटा किसके बीच में गिवन है। तो ये लगभग हो गया है ऐसे ही। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन बता रहे हाँ हाँ बोलो बोलो। अ बॉडी ऑफ 1000 kg, अ एक बॉडी ऑफ मिनट मैं 1000 लिखता जाऊं, kg, रुक जाओ रुक जाओ 1 मिनट। बोलो। body of 1000 kg moving with 0.3 meter per second in पॉइंट positive x पॉइंट 3 meter per थ्री। second. 0.3. Yes, sir. हाँ In positive x direction, a हाँ hole is present at the bottom of the body हम्म such that mass is dropping at a rate of 20 gram per second in negative y direction. dm by dt। अच्छा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है होल Yes, ड्रॉप। sir. अच्छा अच्छा, इधर इसमें मास जो निकल रहा है, जैसे अगर जो भी इसमें बॉडी है, मतलब फ्यूल मान लो, पीछे से एग्जॉस्ट हो रहा है ना धुआं, Yes, sir. ऐसे जा रहा है नेगेटिव वाई। अच्छा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। So negative y direction में. अच्छा अच्छा, तो नीचे की तरफ ना। तो कोई जैसे Yes, sir. इसमें ये मान लो कोई एक ऐसा कार्ट है, एक कार्ट मान लो ऐसा कुछ एक एक रेत से भरा हुआ मान लो कोई ट्रक जा रहा था, है ना, और उसमें नीचे होल हो गया मान लो कहीं, तो ये ट्रक तो ऐसे चल रहा है और यहाँ पर एक होल है, तो होल से यहाँ से रेत गिरने लगी, ये कहने का मतलब। हाँ अब बोलो। पूछा है find out force exerted by ejecting mass on the body. फोर्स Force exerted by the ejecting mass on the on the body. body, तो जीरो होगा, सर वही समझा दीजिए सर कैसे. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे इसका जो रिएक्शन आएगा वर्टिकल आएगा, ये नीचे तो गिर रहा है, तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी, देखो बात समझो, जो थ्रस्ट फोर्स हम लोग निकालते हैं, ये थ्रस्ट फोर्स रॉकेट वाला जो फॉर्मूला होता है, तो फिर से मैं समझा देता हूँ। वो होता है, उसका मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है वी रिलेटिव dm by dt। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? क्यों प्रज्ञा, ये फॉर्मूला याद है? Yes, अब sir. वी रिलेटिव कैसे निकालते हैं, वी रिलेटिव निकालने का बड़ा इंपॉर्टेंट एक ना, वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव होता है कि भाई या तो मास किसी सिस्टम से निकलेगा या उसमें जाएगा। नहीं समझे, मान लो कोई ये सिस्टम है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो किसी सिस्टम में या तो मास एंटर करेगा, मास एंटर करेगा, या तो Yes, फिर sir. सिस्टम से मास निकलेगा, यही तो हो सकता है। तो जैसे रॉकेट में मास निकलता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूं तो डस्ट के पार्टिकल्स मुझसे चिपक रहे होंगे, तो मुझे मास ऐड हो रहे हैं। तो
जिसमें ऐड हो रहा है या जिससे निकल रहा है उसमें अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे जो ऐड होने आ रहा है वो कितने स्पीड से मेरे में ऐड हो रहा है उसको वी रिलेटिव कहते हैं। या अगर मैं इसी में खड़ा हो जाऊं तो जो इसमें बाहर निकल रहा है वो कितना स्पीड से निकल रहा है वो वी रिलेटिव है। समझो बात को। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं जो कि किसमें से इस ट्रक में से ये जो कार्ट है इसमें से तो सैंड नीचे गिर रही है तो पहले ट्रक में चले जाओ तुम। अब ट्रक से अगर देखा जाए तो इसके सैंड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितना तेजी से नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं ना, कितनी स्पीड से गिर रहे हैं नहीं गिवन है शायद। मान लो 20 स्पीड से गिर रहा है ये, मैं अगर देख रहा हूं, नहीं समझे बात। The mass is dropping at rate of 20 gram per second. वो तो dm by dt गिवन है, ग्राम पर सेकेंड। कितनी स्पीड से गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप। अरे ड्रॉप हो रहा है ना तो वैसे जीरो है, नहीं समझे। जैसे यहां से जो सैंड पार्टिकल अलग होगा यहां से, वो इस समय गिरते समय इसकी वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रही होगी ना। अरे अगर मैं कार्ट में चला गया तो ये सैंड का जो गिरने लगा है वो वैसे तो ग्राउंड से देखने पर तो इन सैंड पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी थी, लेकिन अगर मैं कार्ट में ही चला गया तो कोई गिरती हुई चीज नीचे ही तो गिरती दिखाई देगी मुझे। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सैंड का वो तो मुझे दिखाई नहीं देगा ना, सैंड इधर थोड़े भागता हुआ दिखेगा। अगर मैं कार्ट में हूं तो सिर्फ गिरने वाली वेलोसिटी दिखाई देगी। तो गिरने वाला ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप कर रहे हैं तो जीरो है, नहीं समझे। अगर ड्रॉप नहीं भी होता, मान लो 20 से नीचे गिराया जाता, मान लो मैं फेंकता, मान लो कार्ट में खड़े होकर मैं कोई बॉल नीचे फेंकूं ऐसे लगातार, बॉल ऐसे फेंक रहा हूं नीचे, मान इस केस में तो जीरो हो ही गया वैसे ही। लेकिन अगर फेंका जाता तो वी रिलेटिव आ जाता v, और डीएम बाई डी जो तुमने कहा है कितना ग्राम पर सेकंड, कितना 20 gram per second. हाँ 20 gram per second. 20 ग्राम पर सेकंड, 20 ग्राम पर सेकंड, 20 ग्राम पर सेकंड, ये डीएम बाई डी हो जाता। तो थ्रस्ट फोर्स इतना आता, किधर आता, अब डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया करो, डायरेक्शन निकालने का मैंने वैसे लिखवाया है, अगर मास ऐड हो रहा हो, अगर डेल्टा एम बाय डेल्टा टी ये पॉजिटिव हो, मास अगर ऐड हो रहा हो तो जो वी रिलेटिव है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये बताया नहीं है क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव। और अगर मास खर्च हो रहा हो, निकल रहा हो, तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट वे रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। अगर मान लो इसमें मास गिर भी रहा होता, वेलोसिटी होती, मान लो यहाँ तो जीरो है इस क्वेश्चन में, अगर वेलोसिटी होती तो मेरे देखने, अगर मैं देखूंगा तो सैंड के पार्टिकल्स के वेलोसिटी नीचे होगी ना, और कम हो रहा है तो इस कार्ट के ऊपर फोर्स लगता है। ये समझे बात। अगर ये पार्टिकल ड्रॉप के बजाय फेंका जाता, थ्रोन लिखा होता कि सैंड पार्टिकल्स आर थ्रोन विद स्पीड बी, तो उसको जब थ्रो करोगे तो उसका रिकॉइल ऊपर लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता। लेकिन यहाँ तो ड्रॉप हो रहा है तो जीरो है। Okay, sir. तो क्वेश्चन क्या था, कहाँ फोर्स निकालना था, किस पर, By the ejecting mass on body. ऑन बॉडी। तो ड्रॉप है इसलिए जीरो है, अगर ड्रॉप नहीं होता तो इतना फोर्स लगता, किधर लगता, अगर कोई चीज अगर घट रहा है तो रिलेटिव के अपोजिट, तो नीचे गिर रहा होता तो ऊपर फोर्स लगता, ऊपर लगता। थोड़ा हल्का हो जाता। रॉकेट के नीचे फ्यूल निकलना शुरू हो जाए ना, लेकिन ड्रॉप लिखा हुआ है ना, तो ड्रॉप लिखा हुआ है तो वी रिलेटिव जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो, इसके बाद मैं शुरू करूंगा क्या, वर्क एनर्जी पावर ना, बोलो वही तो है। Yes, sir. तो वर्क एनर्जी पावर एक क्लास में हो जाएगा, उसमें एक एक मिनट में ही क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर हाँ बोलो, फ्रिक्शन, हाँ वो इम्पल्स निकालना है सर। हाँ इम्पल्स निकालना, इम्पल्स कभी भी निकालना हो तो मोमेंटम को वेलोसिटी से गुणा कर दो। नहीं सर इसी कौन सा,
सर ये प्रायर टू 2005 है। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equals to 600 minus 2 into 10 raised to the power 5t. इंटू 10 Where की F पावर, is in Newton. ये ऐसा लिखा है देखो, यही तो 5t. ठीक है। 600. Yes sir. आई कैप जे कैप क्या है? 10 raised to t. 10 की पावर 5t. हाँ, तो 10 की पावर 5 है। Where F अरे 10 की पावर 5 ही तो लिखा है यार। F is in Newton and T is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the impulse imparted to the bullet? तो अगर इम्पल्स निकालना हो तुम्हें और फोर्स वेरिएबल हो तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया करो बस। तो 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t dt का इंटीग्रेशन कितने टाइम में निकल गई है बुलेट? कितने टाइम में निकल गई है बुलेट बैरल से? Time नहीं given. अच्छा जीरो, फोर्स जीरो कब हो जाएगा देख लो यहां से भाई, जब बुलेट से निकल जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना। तो ये फोर्स जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? 600 बाई 2 इंटू 10 की पावर 5, इतना सेकंड लगेगा, इतना टाइम, यही टाइम हो गया। तो कितना हो गया ये? 3 इंटू 10 की पावर -3, क्या 3 मिली सेकेंड। अरे यही तो आएगा देखो। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, 600 टी स्क्वायर बाई 2 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर, और इसमें लिमिट्स रख दो 0 से 10 की पावर -3। दिस इज इक्वल टू 600 इंटू टी की जगह 3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर 5 इंटू टी का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 की पावर -6। देखो कितना आ गया ये 1.8 माइनस 0.9, 0.9 आ रहा है ये तो ऋषि, न्यूटन 0.9. सेकेंड। हाँ, Yes sir. तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो ना, जैसे फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, तो उसको टाइम से गुणा कर दिया करो तो इम्पल्स आ जाएगा। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, समझ गए सारे बच्चे? यस सर। प्रखर, समझ गए? जी सर। शिबू, आवाज नहीं आएगी, बहुत दूर है। प्रज्ञा, ये कहानी हुई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो नेक्स्ट क्लास में, तो ये क्वेश्चन आसान तो होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या हो जाती होगी तुम लोगों को, क्यों? कोई बताएगा? ऊपर बताओ, क्या दिक्कत हो जाती है इससे क्वेश्चंस करने में? बताओ कोपल। हेलो, सर अचानक से क्वेश्चन देख के फिर कुछ समझ नहीं आता है कभी कभी। तो अचानक से कैसे दिखेगा क्वेश्चन? तो जैसे ये तो पता होगा कि इस दिन एग्जाम है, अरे नहीं डर जाते हो, है ना, ऐसा तुम्हें लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये सब नहीं सोचना है, सिर्फ बेसिक बातें हमें, जैसे इसमें ये इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कितने क्वेश्चंस नए मिले तुम्हें जो बिल्कुल नहीं तुम्हें अंदाजा था कि ऐसा कुछ पढ़ा है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये होता ही है, ये कहने की बात है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है, तो अलग बात है।
लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, मतलब कूल रहना है। जैसे ये नहीं सोचना है बहुत कि क्या गलत क्या सही, सही तरीके से करना है। जैसे इम्पल्स का ये क्वेश्चन था, तो जैसे मैंने पढ़ा कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स दिया, इम्पल्स पूछा गया, तो एफ फोर्स अगर कांस्टेंट होता तो टाइम से गुणा कर देते। इसमें तो एफ इंटू डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी फोर्स कांस्टेंट है नहीं पूरे टाइम में, तो फोर्स वेरिएबल है, तो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया और आ गया। अब टाइम की लिमिट मुझे नहीं मिल रही थी, तो उसमें शायद लिखा था भाई किसी बैरल से जब बुलेट निकलेगी तो जो स्प्रिंग है जब तक वो फोर्स लगता रहेगा तभी तक तो उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने का टाइम इसके 0 होने तो लगेगा। फोर्स 0 कितने टाइम में हो जाएगा? 3 मिली सेकेंड में। 3 मिली सेकेंड्स मतलब 1000 पार्ट ऑफ ए सेकेंड उसमें बुलेट फायर हो जाती अगर इनकी माने तो। बोलो। तो 0.9 मिली न्यूटन सेकेंड इसको मिला इम्पल्स। इसको मास से अगर डिवाइड कर दो, मास कितना होगा बुलेट का? मान लो मास, अभी एक बुलेट का क्वेश्चन आया था, उसमें बुलेट का मास कितना, 10 ग्राम था। तो अगर हमें निकालना हो कितनी वेलोसिटी से, ये कि मोमेंटम है ना, ये तो इम्पल्स मतलब मोमेंटम है बुलेट का, तो 10 ग्राम 10⁻³ इंटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये हो जाएगा 900 मीटर पर सेकेंड। ये 0.9 तुम्हें दिखने में कम लग रहा है, 900 मीटर पर सेकेंड से बुलेट निकलेगी अगर इस फॉर्मूले को माने तो। 900 मीटर पर सेकेंड मतलब किलोमीटर पर आवर में अगर देखा जाए तो कितना होगा? 18/5। तो 18 को हम मान लें 20 मान लो, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 4 हो गया, तो कितना हो गया? तो बहुत ज्यादा हो गया, 3600 किलोमीटर पर आवर लगभग। 3600 किलोमीटर पर आवर से बुलेट आती हमारी तरफ, इसीलिए इतना तगड़ा होता है ट्रिगर दबाते ही। अरे बात समझे कि नहीं? तो ठीक है, इसके बाद करेंगे, घबराना नहीं है। हर टॉपिक को अब रिवाइज क्या करना है पता है? वर्क, एनर्जी, पावर, और ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके नोट्स पढ़ करके रखना है। तो 25, 30, 50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो सबको रिवाइज हो जाएगा एक प्रकार का। और केमिस्ट्री भी मैं शुरू कराता हूँ, है ना, जो टॉपिक्स बताते जाओगे। मैंने कोपल तुम्हें बोला था कि टॉपिक्स लिखकर मुझे दे दिया, प्रीवियस ईयर ही करा दें, उसमें भी प्रीवियस ईयर। तो ऐसे ऐसे जैसे हो रहा है वैसे ही कर दो सारा उसमें, है ना, हर टॉपिक कवर भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी शुरू कराता हूँ। कब है एग्जाम? डेट क्या है अभी तक फिलहाल? डेट क्या है? 26 जुलाई। 26 जुलाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तेज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलो फिर करता हूँ। थैंक यू। मतलब हाँ बोलो प्रखर।